नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कल एक स्टेटमेंट दिया। 40 मिनट का एक भाषण था। उन्होंने इंडियन नेशन यानी कि भारत को डिस्क्राइब किया और भारत में चलने वाली आज की सरकार के कृत्यों को, गुणों अवगुणों को डिस्क्राइब किया और बहुत सारी बातें की। मुझे लगता है कि बिंदुवार जो उन्होंने कहा उसको समझने की आवश्यकता है कि वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे देश को लेकर, कितनी ओजस्वी वक्ता हैं, कितनी ओजस्वी उन्होंने भाषण दिया। पहले उन्होंने कहा कि भारत को 2 हिस्सों में आपने बांट दिया, अमीर भारत और गरीब भारत। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि युवा बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार भारत में हो गए हैं। कोविड का कोई फर्क नहीं है, कोविड से कोई लेना देना उसका नहीं है, लेकिन युवा बेरोजगार हो गए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को आपने खत्म कर दिया है, छोटे लघु उद्योगों को आपने खत्म कर दिया है। चौथी बात उन्होंने कही कि आपकी जो सबसे बड़ी गलती थी वो नोटबंदी थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि आपकी दूसरी बड़ी गलती जीएसटी लगाना थी। तीसरी बात उन्होंने कही कि कोरोना के मामले में आपको जो सपोर्ट करना चाहिए था वो आपने सपोर्ट बहुत से नहीं किया। उन्होंने कहा कि 84% लोगों की आमदनी भारत में घटी है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में मेड इन इंडिया संभव नहीं हो सकता, मेक इन इंडिया संभव नहीं हो सकता, स्टार्टअप संभव नहीं हो सकता, स्टैंड अप संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने छोटे लघु उद्योग मैन्युफैक्चरिंग को ख़त्म कर दिया। आपको छोटे लघु उद्योगों को बड़ा करना था, वही मेक इन इंडिया है। पांचवा उन्होंने आगे की बात कही कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन। भारत कोई राष्ट्र नहीं है, भारत कोई देश नहीं है, भारत राज्यों से मिलकर बनी हुई एक यूनियन है। जैसे यूएसएसआर था, जैसे यूरोपियन यूनियन है, वैसा कुछ यूनियन है। पांचवी बात उन्होंने कही कि आपको भारत के इतिहास का पता ही नहीं है, आपको नो आइडिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आपको भारत के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। पांचवी बात उन्होंने कही, अगली बात उन्होंने कही कि आप भारत को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, आप इतने कंफ्यूज्ड हैं कि आपको मालूम ही नहीं है कि भारत क्या है। अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही वो कहा कि जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और कोरोना उनको आपने बस में रखा हुआ है, अपने कब्जे में करके रखा हुआ है और अपने अधीन कर लिया है। पांचवी अगली बात उन्होंने कही कि जम्मू कश्मीर में जो आपने निर्णय लिया, फॉरेन पॉलिसी के जो आपके निर्णय हैं, वो सारे निर्णय आपके गलत हैं। आगे उन्होंने कहा कि आप कंप्लीटली विश्व में आइसोलेटेड हो गए हैं, यानी कि अलग थलग पड़ गए हैं पाकिस्तान की तरह या चीन की तरह। लेकिन आपके जो अगल बगल के देश हैं वो सब आपसे संबंध तोड़ चुके हैं। अगली बात उन्होंने कही कि देश के अंदर राज्य एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है और आपने राज्यों में ऐसी वैमनस्यता पैदा कर दी है कि आपने केरल, जो एक यूनिक इलस्ट्रेशन है देश का कि वहाँ कैसे सौहार्द होता है, तमिलनाडु एक यूनिक इलस्ट्रेशन है भारत का, बंगाल एक यूनिक इलस्ट्रेशन है भारत का, वहाँ आपने उन राज्यों को आपने अलग थलग कर दिया है। ये राज्य आपस में बात नहीं करते। अब एक एक करके बिंदुवार इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर इसका प्रभाव क्या हुआ होगा। पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि भारत 2 हो गए हैं, गरीबों का भारत, अमीरों का भारत। उनके पिताजी ये कहा करते थे कि गरीबों के पास तक पैसा नहीं पहुंचता, लेकिन सरकार ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया पीडीएस सिस्टम में, वो मुझे नहीं लगता कि वो गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। वो गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं है इस सरकार की। उज्ज्वला योजना किसके लिए है? ये आयुष्मान भारत किसके लिए है? ये अन्न वितरण किसके लिए है? ये पीडीएस सिस्टम किसके लिए है? मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए हैं, जो पिछले 50 वर्ष की सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है। कोरोना के टाइम पर कोरोना को, जैसे उन्होंने कहा ना कि जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और कोरोना आपने कब्जा करके रखा है। जब चाहा तब कोरोना छोड़ दिया, जब चाहा तब कोरोना कवर कर लिया। और कोरोना छोड़कर उनका मतलब ये रहा होगा कि कोरोना छोड़कर आपने बेरोजगार देश को बना दिया। शायद उन्होंने दूसरे देशों का कंपैरिजन नहीं पढ़ा होगा कि संसार के कितने देश कंगाल हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं इस कोरोना की महामारी में। यहाँ तक कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डीरेल हो गई है, पाकिस्तान जैसे देश भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। वो उनको शायद दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन भारत
जो अपनी इकोनॉमी को आज भी 8.5% से ऊपर ग्रोथ करने को तैयार खड़ा है। बहुत पैसा इनफ्लो हुआ है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई प्रोजेक्ट रोके नहीं गए हैं, वो सब बढ़ाए गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग जॉबलेस हो गए थे उनके लिए खाने पानी की व्यवस्था भारत सरकार ने की इस कोरोना महामारी में। वो कोरोना महामारी को वो कहते हैं कि वो आपकी जेब की बात है। कोरोना महामारी में लगभग 1 वर्ष तक देश बंद रहा मतलब जाम रहा। कोई आमदनी नहीं हुई, कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई काम नहीं था। तो वो ये जो आंकड़ा कहते हैं कि 84% लोगों की आमदनी कम हुई है, वो शायद भूल गए कि 84% लोगों की आमदनी थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोरोना में सब कुछ बंद था और आमदनी ना होने की वजह से, काम ना होने की वजह होते हुए भी, देश में टैक्सेशन ना आते हुए भी कंपनियां काम नहीं कर पा रही थी, जॉबलेस लोग हो रहे थे। फिर भी देश को भारत सरकार ने किसी को भूखों नहीं मरने दिया, किसी व्यक्ति के पास अभाव नहीं होने दिया। खाना बना हुआ और राशन इतना भेजा गया कि वो बेचना पड़ा लोगों को, स्टॉक कर लिया लोगों ने, ये वो भूल गए। उनका मानना था कि मनरेगा की आपने वो कम कर दी। मनरेगा का मतलब समझते हैं? मनरेगा का मतलब है लेबर बनाना, यानी कि मजदूर बनाना, जो सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में मनमोहन सिंह सरकार अपने आप को गिनाती कि हमने मनरेगा शुरू किया था और हर व्यक्ति को हमने लेबर बना दिया था। उसको लेबरी का कुछ पैसा दिया करते थे और उस पैसे से उसका भरण पोषण होता था। जॉब क्रिएशन नहीं है ये, लेबर बनाना, नौकर बनाने की प्रक्रिया आपने कम कर दी है। उसमें आपने बजट कम करके आप क्यों ये दूसरे बजटों में लेकर आ रहे हैं? आप मुद्रा योजना क्यों शुरू कर रहे हैं? मुद्रा योजना से लोग अपना व्यापार करना शुरू कर देते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं, छोटी मोटी दुकान खोलकर खड़े हो जाते हैं। तो ये मुद्रा योजना उनके लिए योजना नहीं है, लेकिन मनरेगा उनके लिए बड़ी आवश्यक है। मनरेगा होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। शायद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में मालूम नहीं है कि भारत आज विश्व में सबसे बड़े स्तर पर मोबाइल बनाने वाला, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाला विश्व के अग्रणी देशों में आ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए गए हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रोडक्शन चालू हो चुका है। उसमें सैमसंग और एप्पल एक बड़ा इलस्ट्रेशन है, जो अब एक्सपोर्ट की सिचुएशन में आ चुका है भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए। उनका कहना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि इंडिया इज नॉट ए नेशन। भारत अगर राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है, तो फिर क्या है? उन्होंने कहा इंडिया नेशन नहीं है, भारत राज्यों का एक यूनियन है। आपको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय भाषा में राज्य किसको कहते हैं? वो जो स्टेट वर्ड है ना, वो कंट्री को कहते हैं। यानी कि उनकी नज़र में कई एक देश मिलाकर भारत बनाया गया है। और ये पॉलिसी केवल उनकी नहीं है। मैं बताऊं आपको, जिस समय संविधान बन रहा था, मुस्लिम लीग के सदस्य जो यहां पर रुक गए थे और कांग्रेस के सदस्य जो मुसलमान इसमें थे और कांग्रेस के जो और बाकी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे, उनका सबका एक विचार था। उनका कहना था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उन राज्यों को स्वायत्त कर दिया जाए और राज्यों को पूरी ऑटोनॉमी दी जाए। उनके केवल 3 सब्जेक्ट केंद्र सरकार के पास रखे जाएं, बाकी राज्यों को ऑटोनॉमी दे दी जाए और इन राज्यों को अपनी अलग अलग छोटी छोटी यूनियंस बनाने का अधिकार दे दिया जाए और इन राज्यों को यह अधिकार दे दी जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ चाहें तो पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ चाहें तो भारत के साथ, और वो चाहें तो स्वतंत्र अपनी यूनियन बना सकते हैं, यानी कि भारत के कई टुकड़े हो सकते हैं। ये वही विचार राहुल गांधी आज रख रहे हैं जो संविधान सभा में डिस्कशन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक देश है, सिंगल सिटीजनशिप यहां पर होगी, भारत में सिंगल सिस्टम होगा। और यह सिंगल सिस्टम इसलिए होगा क्योंकि जो भी राज्य भारत के साथ अधिमिलन किया है, यानी कि उस समय डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ अधिमिलन किया है, वो सभी राज्य अपने अधिकार सरेंडर कर रहे हैं। इसलिए किसी भी राज्य को अंदर आने का राइट है, लेकिन बाहर जाने का उसको कोई अधिकार नहीं होगा। और राजा अगर सरेंडर करता भी है, उसको हमने राज प्रमुख बनाया है, तो वो राज प्रमुख इसलिए है क्योंकि संविधान उसको रिकॉग्नाइज करता है कि वो राज प्रमुख है, यानी कि अब राजा भी राज्य देश के संविधान के अंदर होगा। यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर के मामले में 1993 में डिफाइन किया था और यह कहा था अब कोई राज्य नहीं है। उनकी दादी ने, राहुल गांधी की दादी हुई कि नानी हुई, दादी हुई, तो राहुल गांधी की दादी ने यह बात डिस्क्राइब भी की थी कि
बाबा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा थोड़ा दूसरा मामला है, वो पिताजी के नाना की तरफ वो जाते हैं, बाबा की तरफ नहीं जाते, वो अलग बात है। लेकिन ये बात उन्होंने चरितार्थ की थी जब उन्होंने प्रीवी पर्स खत्म किया था, तो उनकी दादी ने भी बड़ा गलत कर दिया था, क्योंकि प्रीवी पर्स खत्म करना देश में एक यूनिट बनाने के बराबर था। और प्रिंसली स्टेटों को, या जो राज प्रमुख थे या जो राजा थे, उन राजाओं के सिंहासन को डगमगा दिया था, जिसमें माधवराव सिंधिया अग्रणी भूमिका निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर दलपत राम इच्छाराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में यह कह दिया था कि भारत एक राष्ट्र है और एक सिंगल सिटीजनशिप भारत में है, भारत में एक ही डोमिसाइल है, प्रदीप जैन के केस में कहा। और ये साथ में कहा था कि ये जो राज्य बने हुए हैं ना, डॉक्टर अंबेडकर ने भी, डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने कहा था कि ये जो राज्य बने हुए हैं, ये राज्य इसलिए हैं क्योंकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। ये राज्यों के पास कोई स्वायत्तता नहीं है, राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है, राज्यों के पास कोई सॉवरेंटी नहीं है। इसलिए भारत राज्यों से मिलकर नहीं बना है, बल्कि भारत ने राज्य इसलिए बनाए हैं ताकि वहां अच्छा प्रशासन हो सके, वहां डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। यही कारण है कि आर्टिकल 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के ये व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा, पार्लियामेंट को यह अधिकार होगा कि वो राज्यों को तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, राज्यों को खत्म कर सकता है, यूनियन को स्टेट बना सकता है, स्टेट को यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन बना सकता है, या वो राज्य को पूर्ण खत्म कर दे, या 2 राज्यों से काटकर तीसरा राज्य बना दे, या एक राज्य को खत्म करके बाकी 2 राज्यों में मिला दे। ये पूरा अधिकार केंद्र के पास होगा, क्योंकि राज्य से मिलकर भारत नहीं बना है। हमने कहा जरूर यूनियन ऑफ स्टेट होगा, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, ना कि राज्यों के एग्रीमेंट की वजह से केंद्र बना। राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट, जो फेडरलिज्म की बात कहा करते हैं, फेडरल इंडिया की बात करने वाले कम्युनिस्ट जो कहा करते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरलिज्म ये दोनों अलग अलग बातें हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमने एक स्ट्रक्चर स्वीकार किया है, बनाया है, ताकि राज्य अपने स्तर से काम कर सके, और हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फोर्सेस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया है। पावर को सेंट्रलाइज स्टेटों से नहीं किया, इस केंद्र की सत्ता को, केंद्र की पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, ताकि जमीन पर गांव में ग्लोबल विलेज बनाया जा सके और गांव की समस्या गांव का ग्राम प्रधान सॉल्व कर सके, ना कि गांव की समस्या पार्लियामेंट सॉल्व करे। इसलिए राज्य की समस्या राज्य सॉल्व करे, नगर महापालिका करे, या जिला पंचायत अपने स्तर पर करे, क्षेत्र पंचायत अपने स्तर पर करे, और ग्राम पंचायत अपने स्तर पर करे। और ग्राम पंचायत के अंदर भी हमने वार्ड बनाए, और वार्ड को हमने कहा कि आप अपने स्तर पर अपनी गली का मुआयना कर लीजिए। यह व्यवस्था डिसेंट्रलाइजेशन गांधी जी की जो अपनी नीति थी उसके तहत किया था, ना कि गांव से मिलकर हमने देश बना लिया था। ये राहुल गांधी जी जो फेडरलिज्म की बात करते हैं, वो उसका मतलब ये होता है कि कई एक देश मिलकर एक फेडरल बना लेते हैं, फेडरेशन, जैसे रशियन फेडरेशन बना था, अमेरिकन फेडरेशन बना था, या यूरोपियन यूनियन बना था, या फिर अफ्रीकन यूनियन बना हुआ है, या हमने आसियान बनाया हुआ है, हमने सार्क बनाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे यूनियंस देश में, संसार में बनाए जाते हैं ताकि वो बेटर क्षेत्रीय आधार पर बेटर कर सकें। और ऐसी ही नाटो फोर्सेस बनाई हुई हैं, ऐसे फोर्सेस भी बनाते हैं। उसका मतलब यह होता है कि देश कभी भी बाहर जाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन भारत में यह देशों से मिलकर नहीं बना है, देश ने राज्य बनाए हैं ताकि वो अच्छा प्रशासन कर सके और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो सके। इसीलिए आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में पावर पार्लियामेंट को दे रखी है कि इमरजेंसी की सिचुएशन वो इस सबको भंग कर दे और पूरी शक्ति अपने हाथ में ले सके। अब राहुल गांधी को कौन समझाए कि ये क्या कह गए, इसलिए वो ये कहते हैं कि राज्यों से चूंकि मिलकर बना है और आप देश में एक व्यवस्था लाना चाहते हो, एक व्यवस्था इन द सेंस कि आप देश में एक व्यवस्था लाना चाहते हो, सिंगल सिटीजनशिप, और सबके अधिकार एक से, कर्तव्य एक से हों, सभी राज्यों को एक प्रकार से डील किया जा सके। आप वन कंट्री वन राशन कार्ड, वन कंट्री वन यूआईडी, और एक देश में एक प्रकार की तेल व्यवस्था, एक प्रकार की सड़क व्यवस्था, एक प्रकार से नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। ये हो नहीं सकता, ये ठीक नहीं है, क्योंकि राज्यों के, हर राज्य के नागरिकों में भेद होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि 10 अक्टूबर सन 1949 के भाषण को, अगर पटेल के भाषण को पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं कि
प्रोविंसेस और स्टेट के नागरिकों में भेदभाव खत्म करना मेरी पहली प्राथमिकता है। हम किसी भी देश के अंदर किसी भी प्रकार के नागरिकों को अलग अलग नागरिकता नहीं होनी चाहिए, सबकी नागरिकता में समान अधिकार सबको होने चाहिए। इसके लिए संविधान बनाया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेटों में जो नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग बनाना चाहते थे उनको सबको डॉक्टर अंबेडकर ने मर्ज कर दिया था और 7वीं अनुसूची बनाकर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि ऐसा ना हो कि राज्य अलग संविधान लेकर समस्याएं खड़ी करना चालू करें। लेकिन इन्हीं नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर के संविधान को मर्ज नहीं होने दिया था जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसका परिणाम आपने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद को देखा, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 19 अगस्त अभी 5 अगस्त 2019 को खत्म किया है। अब वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आपने निर्णय लिया वो गलत था। हमेशा से जम्मू कश्मीर अलग रहना चाहिए था, या बंगाल को अलग रहने का अधिकार है, केरला को अलग रहने का अधिकार है, तमिलनाडु को अलग रहने का अधिकार है, नॉर्थ ईस्ट को अलग रहने का अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो भेदभाव उनके पूर्वजों ने पैदा किए थे वो भेदभाव नरेंद्र मोदी सरकार कैसे खत्म कर सकती है, देश में एक कानून कैसे लागू हो सकता है, ये गलत निर्णय है। फॉरेन पॉलिसी के मामले में वो कहते हैं कि विश्व भर ने पाकिस्तान को जो अलग करके रखा है, चीन को अलग थलग करके रखा है, नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद मोदी जी ने जो विश्व भर में भ्रमण किया और पाकिस्तान को भिखमंगा बना दिया, वो पाकिस्तान में तो उनके पूर्वज रहते हैं और पूर्वजों ने पाकिस्तान बनाया था, उसकी चिंता करना इनका दायित्व बनता है। और पाकिस्तान के आतंकवादी जो भारत में हमला करते थे उनको पेंशन देना भी उनकी ही सरकार में शुरू हुआ था। तो ऐसी सभी सर्कमस्टांसेस में ये जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि पाकिस्तान को बिल्कुल परे रख दिया है, चीन को बिल्कुल अलग रख दिया है और पाकिस्तान और चीन को एक ही लकड़ी से आंकते हैं। इनके पूर्वज तो चीन से डरते रहे, पाकिस्तान के साथ समझौते करते रहे। ये भी बताएं कि अब वो कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो चुके हैं। 62 की लड़ाई में अक्साई चीन का पोर्शन जो चीन ने कब्जा कर लिया था वो किसने दिया? 47 की लड़ाई में जब जम्मू कश्मीर का आधे से ज्यादा हिस्सा, आधे से ज्यादा भूभाग पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, वो उस पर किसका शासन था? उसके बाद जो चुशूल की ट्रीटी थी, चुशूल की ट्रीटी के बाद 1962 के भी बाद लगभग 200 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया था। कैलाश मानसरोवर जो हमारा हिस्सा हुआ करता था चुशूल की ट्रीटी के अनुसार, वो कैलाश मानसरोवर चीन के पास कैसे पहुंच गया, ये राहुल गांधी नहीं बताए। राहुल गांधी ने यह भी नहीं बताया कल के भाषण में कि राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एग्रीमेंट क्या करके आए थे और क्यों करके आए थे। जो संबंध वो बहाल उनके साथ कर रहे थे वो कितने प्रगाढ़ संबंध थे कि चीन ने आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग भारत की थी वो पूरी समाप्त कर दी थी। अभी तो मैन्युफैक्चरिंग दोबारा स्टार्ट हुई है। ये किसकी देन थी? किसने इंपोर्ट चीन से बढ़ाया था? और चीन हमारे यहां गणेश देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाकर भेजता था, दिवाली के पटाखे वो बनाकर भेजता था, भारत में पतंग उड़ने वाली वो बनाकर भेजता था, उसका मंजा बनाकर भेजता था। भारत सरकार ने डोकलाम होने के बाद, और डोकलाम में जो किया वो सबने देखा है, और लद्दाख में जो हुआ वो गलवान में अभी जैसे राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया, उधर ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने, ऑस्ट्रेलिया के इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह कहा कि 38 व्यक्ति तो चीन ने स्वयं स्वीकार करे हैं कि उनके मरे हैं लद्दाख की लड़ाई में, यानी कि गलवान की लड़ाई में। इससे बहुत ज्यादा कैजुअलिटी उस साइड में हुई है, लेकिन भारत ने अपनी तरफ उनको बढ़ने नहीं दिया। ये भारत ने पहली बार आजादी के बाद चीन के सामने डोकलाम में इतनी फोर्सेस के साथ खड़े हुए और चीन के सामने खड़े हुए और चीन को घुसने नहीं दिया, चीन को वहां से जाने के लिए मजबूर किया। ये ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर वहां एक आर्टिकल छपा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं चीन के साथ आपने गलत किया, चीन और पाकिस्तान को एक से मत आंकिए, चीन और पाकिस्तान अलग अलग मित्र हैं और चीन और पाकिस्तान को आइसोलेट मत करिए। कहते हैं कि भारत को आइसोलेट पूरे विश्व ने कर दिया है। भारत को पूरे विश्व ने आइसोलेट किस मामले में कर दिया कि खाड़ी देश मनी मोदी जी को वहां अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे रहे हैं। आज यूएनओ में बिना मोदी जी की कंसल्टेशन के कोई वार्ता नहीं हो रही है। आज विश्व की जो बड़ी पॉलिसी हैं वो बिना मोदी जी के कंसल्टेशन के चल नहीं रही हैं। इन सब बातों से राहुल गांधी जी को बड़ा कष्ट हुआ है, क्योंकि ये सब आइसोलेशन की बात है कि आइसोलेट
इससे पहले हम सब जान रहे हैं मनमोहन सिंह कपड़े उतारकर वहां अमेरिका में प्रवेश किया करते थे। भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जब वहां जाते थे तो एयरपोर्ट पे उनके कपड़े उतारकर उनका चेकअप हुआ करता था। ऐसा आइसोलेशन मोदी जी ने किया है कि मोदी जी अब जाते हैं तो ओबामा उनको अलग से ट्रीटमेंट अलग से लेने आते हैं। ट्रंप उनके साथ मित्रता रखते हैं और बाइडन उनके फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये आइसोलेशन राहुल गांधी ने कहां से देख लिया, कैसे देख लिया, पता नहीं। दूसरी, वो कहते हैं कि लंका या बांग्लादेश या मालदीव, मॉरिशस और जो अगल बगल के नेपाल, ये देश हैं, इन देशों के साथ आपने संबंध खराब कर लिए हैं। मोदी जी ने इतने संबंध खराब कर लिए कि इनकी सरकार के टाइम पर इन देशों के समुद्रों में चाइना के वॉरशिप्स हुआ करते थे और इस लेवल पर ट्रीटी होती थी कि उनके वॉरशिप भारत को चारों ओर से घेरे हुए थे। माननीय मोदी जी के समय पर बांग्लादेश ने वो ट्रीटी तोड़ी, लंका ने वो अपनी ट्रीटी तोड़ी, मालदीव ने वो ट्रीटी तोड़ी, नेपाल भी अब रास्ते पर आने लगा है। वर्मा हमारे पक्ष में शुरू से खड़ा है और आज भी खड़ा दिखाई देता है और वो कहते हैं कि आपने इनसे संबंध खराब कर लिए। संबंध जो इन्होंने बनाए थे कि चीन हमको चारों ओर से घेर ले और हम पर हमला कर ले, वो संबंध मोदी जी ने खराब कर दिए। दूसरा, मुझे लगता है कि जुडिशरी कब्जे में आ गई, इलेक्शन कमीशन कब्जे में आ गया। पेगासस के मामला जो कोर्ट में सब जुडिस है, इन मामलों में राहुल गांधी के ऊपर इतना अधिकार स्पीकर को है कि इनकी सदस्यता भी समाप्त कर सकता है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान रखे हैं कि जुडिशरी का नाम कोर्ट में नहीं लिया जाएगा, जुडिशरी का नाम पार्लियामेंट में नहीं लिया जाएगा और जुडिशरी के किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी निर्णय को, सब जुडिस मामले को यहां पर नहीं उठाया जा सकता। यह संवैधानिक प्रावधान है, ये पार्लियामेंट के रूल्स में नहीं है, ये संविधान में व्यवस्था है। और संवैधानिक इस व्यवस्था में हम सब जान रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ कितने ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है या हाई कोर्ट्स कर रहे हैं। उसके बावजूद राहुल गांधी का ऐसा स्टेटमेंट मुझे लगता है कि परेशान करने वाला है। बाकी 370 को डाइल्यूट किया, आर्टिकल 35 कैपिटल ए को समाप्त किया, वो केंद्र सरकार की एक बड़ी भूल थी, ऐसा वो कहते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि ये जो नोटबंदी आपने की, ये जीएसटी लगाई, ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी, ये आपने आम आदमी की कमर तोड़ दी। मुझे समझ नहीं आता कि नोटबंदी अगर ना हुई होती तो ये सीएए का जो मूवमेंट चला भारत में, इसमें बम चल रहे होते कि बंदूकें चल रही होती। नोटबंदी ने पैसा इन लोगों का निकालकर जमा करवा दिया था जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं और इनका कहना है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की आपने टांग तोड़ दी। आपको पता है देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन है? हिंदू। जितने कानून आप बनाएंगे वो सब एक एक कानून को पालन करने के लिए तैयार रहता है और पालन करता भी है। आप अगर उसको रेगुलेशन बता देंगे तो कुछ दिन वो परेशान रहता है, लेकिन रेगुलेशन में आ ही जाता है। जिस समय आपने नोटबंदी देश में की, हिंदुओं को कोई समस्या नहीं हुई, अगर हुई भी होगी 1-2% को तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन समस्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हुई, जिसने कभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आया, जो कभी सिस्टम में नहीं आया, जिसने कभी टैक्स नहीं भरा, जो एक कोने में एक गंदी बस्ती में काम करना शुरू करता है और वहीं मैन्युफैक्चरिंग करके और वहीं बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देता है, कभी बैंकिंग सिस्टम में आता ही नहीं है, कभी टैक्सेशन सिस्टम में नहीं आता। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो वही है जो उनके पूर्वजों ने भारत में तैयार किया है, उनके पूर्वजों ने पाकिस्तान तैयार किया था। तो नोटबंदी में भी सबसे ज्यादा उसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का नुकसान हुआ और जीएसटी में भी उसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसका दर्द छलक रहा है उनको। जीएसटी में कई एक टैक्सेस मर्ज कर दिए गए, जो 18% 20% टैक्स होते थे वो 5% पर ले आए गए। तो उनको इस बात का कष्ट है कि जो लोग टैक्स नहीं देते थे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो गलियों में बनाते थे, जो हाथों में बनाते थे, उनको बहुत ज्यादा लाभ होता था, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रोडक्ट तैयार होता था उस पर 40% 50% तक टैक्स होता था और जिसका परिणाम भी निकलता था कि वो 50% टैक्स की वजह से मार्केट नहीं पकड़ पाता था और वो जो बंदी बस्ती में सामान तैयार होता था, ये मुस्लिम कॉलोनियों में तैयार, हाथों में तैयार होता था, उस पर कोई टैक्स ही नहीं होता था, तो वो मार्केट को पूरा कैप्चर करके रखा हुआ था।
गलत तरीके से चाइना बॉर्डर क्रॉस करके जो सामान आता था उसने भी मार्केट को कैप्चर करके रखा था और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में नुकसान होता था और भारत की मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे करके समाप्त होती जा रही थी। उससे उनको कष्ट है क्योंकि जीएसटी आने से जो टैक्स 40% की बजाय 5% हो गया और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको वो कहते हैं उसको भी जीएसटी में आना पड़ा। अब कंपटीशन दोनों का बराबर है। नतीजा निकल रहा है कि जो नंबर 2 में काम करने वाले थे उनका प्रॉफिट कम हो गया है और जो नंबर 1 में काम करने वाले थे उनका प्रॉफिट बढ़ गया है क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट उनका आसानी से आ गया है और कंपटीशन के लेवल पर आ गया है, जो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़े कष्ट की बात है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो 38-39 मिनट का भाषण दिया उसको मैंने डिस्क्राइब करने की आपको कोशिश की है कि आखिर राहुल गांधी की सोच कितनी बड़ी है। इंडियन नेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो। इंडियन नेशन मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नेशन, या इंडियन नेशन में समझ नहीं पड़ा। इंडिया एक नेशन है वो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन इंडियन नेशन कहां से लाए वो ये मैं समझ नहीं पाता हूं। ये भी मैं समझ नहीं पाता। इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज ए नेशन, कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है। भारत क्या है? भारत राज्यों का समूह है। इन बातों पर आप सबको उनकी इंटेलिजेंस पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मानसिकता पर ध्यान देना चाहिए और उनके पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीजों को कैसे सही किया जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।